आकाशवाणी का ये भुज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रोड सेफ्टी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जन पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता श्री जयेश रावल। नमस्कार श्रोताओं, आज आकाशवाणी भुज को सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे साथ वार्तालाप के लिए आप पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय हैं और ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन है। आपका 2 बार नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ है और आप पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में विविध कैंप्स करते हैं और रोड सेफ्टी के बारे में आपके विचार सारे जो प्रमुख हमारे सरकारी निगम हैं उन्होंने भी मान्य किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर संजय साहब, आपका बहुत बहुत आकाशवाणी भुज में स्वागत है। धन्यवाद सर। और पहली बात कि ये तो आप तो 11-11.5 किलो का ट्यूमर भी निकाल चुके हैं। 16.5 किलो का, और एक सफल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो फिर ये सेवा के काम में कैसे लग गए? मेरा सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार और आकाशवाणी भुज के लिए मेरा धन्यवाद कि मुझे ये आपने अवसर दिया कि मैं अपना अनुभव है आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूं और सेवा का कैसे आया, मेरा मानना है कि सर किसी भी धंधे में काम कर रहे हैं, किसी व्यापार में काम कर रहे हैं, किसी नौकरी में काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हर किसी में सेवा का, यदि हम कोई भी काम करें और उसमें हम हमेशा याद रखें कि मानव कल्याण क्या होगा। हमारा कल्याण तो हो ही रहा हमारे काम से, लेकिन मानव कल्याण क्या होगा इससे, यदि हम अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें तो हमेशा आप सेवा के काम से करते रहेंगे, आपका भी भला होगा और जो काम कर रहे हैं उससे दूसरों का भी भला होगा। यदि ये जब भला हो जाएगा तो इससे अच्छी सेवा क्या हो सकती है। मानव सेवा से कहते हैं, मानव सेवा से कोई बड़ा धर्म नहीं और मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो आप वैसे देहरादून से हैं, पूरे भारत के हैं लेकिन देहरादून से हैं, तो रोड सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा आप बात भी करते हैं और आपका ये उस विषय के बारे में बार बार ये उल्लेख होता है कि रोड सेफ्टी में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, जैसे आपने कहा कि इस काम को, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मुझे लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए कि मैं ऑर्थोपेडिक, तो मैंने मरीजों की जो व्यथा है और उनके परिवार की व्यथा है और समाज की व्यथा है और देश की व्यथा को मैंने सर बहुत नजदीकी से देखा है। जब किसी की दुर्घटना घट जाती, मान के चलिए उसकी टांग कट गई है और टांग कटा हुआ आदमी और जिसकी दोनों टांग है उसकी कभी कोई बराबरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और जो कट गई वो हमेशा के लिए होगा, जीवन भर के लिए लोग दिव्यांग हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। और जब उनके साथ, क्योंकि और ये दुर्घटनाएं होती किसमें साथ, अधिकांशतः दुर्घटनाएं उन लोगों में हो रही जो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको की कहते हैं 18 से 35 साल या 40 साल के लोग, और इनमें 50% से जो दुर्घटना है इन्हीं लोगों में होती है। और किसी के घर का कमाने वाला ही यदि खत्म हो जाए या वो विकलांग हो जाए तो आप सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी और उस समाज के ऊपर क्या गुजरेगी, वो आप अंदाज लगा सकते हो। और जब आप सोचिए कि परिवार हमारा व्यथित है या विकलांग है या समाज विकलांग है तो हमारा देश विकलांग है। मैं ये मानता हूं कि जो एक सक्षम व्यक्ति है और वही अपने काम कर सकता, वो दूसरों के काम कर सकता। जो दिव्यांग है या विकलांग है वो साहब जो अपना काम नहीं कर सकता वो दूसरों का काम कैसे करे। तो इन सब को देख के मेरा मानना है, और मैं तो हमेशा कहता हूं हम लोग सब ईमानदारी से यदि यातायात के नियमों को मानेंगे, पहले तो हम यातायात के नियम सीखें और फिर हम उसको मानें। और मैं कहता हूं सरकार का क्या काम होना चाहिए, सरकार है यातायात के नियमों को सिखाए और फिर उसको मनवाए। सिखाने के लिए है, आप देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी बात करना, हमारे देश में इतने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज। आप ये बताइए, आपने कभी कहीं पे भी देखा है कि हमारे यहाँ इनके लिए सड़क सुरक्षा के लिए जो होते हैं स्कूल है क्या? ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? और ड्राइविंग स्कूल इतना इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग की कला है इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है कि बिना गाड़ी को चलाए हुए या बिना गाड़ी में बैठे हुए आपका आज कोई काम नहीं हो सकता। ना बच्चों की शिक्षा हो सकती, ना हमारा काम हो सकता, ना व्यापारी का व्यापार हो सकता है। कोई भी आप प्रोफेशन में हैं तो आपको कहीं ना कहीं या तो आपको गाड़ी पे बैठना होगा या कोई गाड़ी पे बिठा के आपको ले जाएगा। तो गाड़ी चलाना कितना महत्वपूर्ण है। तो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं,
इंजीनियरिंग बना रहे, डॉक्टर बना रहे, मास्टर बना रहे, सब तरह की बना रहे, तो क्या हमें ड्राइविंग अच्छी नहीं आनी चाहिए? और ड्राइविंग को हम इतना मानते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारी जान है, छोटी सी गलती से हमारी जान जा सकती। और ट्रेनिंग लेना, ड्राइविंग के नियमों को सीखना बहुत मुश्किल का काम नहीं है सर। कहीं कहीं क्या हम ही आप भी यदि हफ्ते भर भी अपना दें, सिर्फ हफ्ते भर मतलब 7 दिन दें और 1 घंटे भी यदि करें, तो हम 7 घंटे में पूरे ड्राइविंग के नियम सीख सकते हैं। सिर्फ फिर हमने जब अपने दिमाग में बिठा लिया कि क्या होते हैं, उनका हमें पालन करना। आपको नियम की बात करें, आप ये बताइए कि हेलमेट को लगाना इतना मुश्किल का काम है? नहीं। यदि हम गाड़ी को 1 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, तो क्या हम अच्छा सा हेलमेट, यदि वो 1000 का आता, 2000 का आता, क्या हम वो हेलमेट नहीं ले सकते? सीट बेल्ट है, आज कोई भी गाड़ी लीजिए अपने देश में, कोई भी गाड़ी बिना सीट बेल्ट के नहीं आ रही। और पहले आपने देखा हो कि पहले सिर्फ ड्राइवर को सीट बेल्ट लगानी थी, ड्राइवर के बगल वाले को लगानी थी, लेकिन अब सरकार ने, जब से मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ, साइरस मिस्त्री का, तब से सरकार ने, हमारे रोड के जो मंत्री हैं, उन्होंने अब पीछे वाली सीट पर भी ड्राइवर, हम जो गाड़ी में आए हैं, सुजुकी की ब्रीजा है, उसमें पीछे भी सीट बेल्ट लगी। अब जब हमने गाड़ी के सीट बेल्ट लगाने के पैसे दे ही दिए हैं, तो लगाने में कितना टाइम लगे? मैं एक साधारण श्रोताओं से ये पूछता हूं कि जब हम पैंट और शर्ट पहनते हैं, तो कितनी भी जल्दी, तो क्या हम शर्ट के बटन लगाते हैं कि नहीं सर? लगाते हैं, बिल्कुल। और कितनी भी जल्दी हो, तो क्या हम पैंट की जिप लगाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। पाजामे का नाड़ा बांधते हैं कि नहीं? कितनी भी जल्दी हो, तो क्या जब हमारे लिए कितनी भी जल्दी हो, तो क्या हम हेलमेट नहीं लगा सकते, सीट बेल्ट नहीं लगा सकते? इसमें लगता ही कितना टाइम है। तो इसको श्रोता और हम सब लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। और यदि आपने ये सीट बेल्ट लगाई हुई है और आपने हेलमेट पहना हुआ है, तो हेलमेट पहनने से आपकी सिर की चोट तो संभावना कम हो ही जाए, और जब सिर बच गया तो हाथ पैर भी बच जाते हैं। यदि हाथ पैर अच्छे भी हो, सिर में चोट लगी तो आदमी की मौत हो जाती कि नहीं? इसलिए सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है, जब, क्योंकि गाड़ियां आजकल हाईवे पे है सर, जो हाईवे हैं उस पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है सर, और एक्सप्रेस वे पे 100 किलोमीटर की स्पीड है। यदि आप जिस इम्पैक्ट से जाएंगे, आपको एक बहुत साधारण, और श्रोताओं को भी बताते हैं, इसका थोड़ा सा आप आकलन करें कि जब गाड़ी 60 किलोमीटर के 1 घंटे में चलती, प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल गई ना सर? बिल्कुल। और 1 मिनट में 1 किलोमीटर में चल गई, इसके मानी 1000 मीटर चल गई। और 1000, हमारा कोई भी ब्रेक लगाएं, यदि हमें ब्रेक लगाने का भी टाइम लगे, तो हमें कम से कम 1.5 सेकंड तो सोचने में लगता है कि अब हमें ब्रेक लगाना है। तो आप 60 सेकंड में आप सोचिए 1000 मीटर चल गए। आप इसको इस ढंग से देखिए कि यदि किलोमीटर में आप कहें, एक मिनट में हम 1 किलोमीटर चल गए, मतलब 60 सेकंड में हम 1000 मीटर चल गए। तो आप इसको सोचिए कि हम 1 सेकंड में कम से कम 15 छक्का 90, यदि हम इसको, तो हम 15 मीटर तो चल ही गए। और 15 मीटर के हम लोगों के घर नहीं होते सर, आम आदमियों के घर है 10 मीटर के ब्लॉक होते हैं। तो आप सोचिए कि एक कोने से घर तक उतनी देर में चल लेते हैं, और हम ब्रेक लगाने में फिर हमें 1 से 1.5 सेकंड लगता है। तो इसके मानी हम 30 और 35 मीटर चल लेते हैं इतनी देर में, ब्रेक लग भी गई तो। और यदि ब्रेक लगने के बाद जो भी आदमी दौड़ रहा है, तो इस समय इनके एक्सीडेंट हो जाते, क्रश हो जाते। दूसरी बात हम श्रोताओं को एक और बताएंगे कि यदि आपने कभी हाईवे पे आप चलते हैं या एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की दूरी रखने के लिए 70 मीटर का आपको अंतर रखना चाहिए। वो क्यों 70 मीटर? अगले वाला ब्रेक लगाएगा। यदि हमने ब्रेक लगाया भी है, तो कम से कम हमारा 25, 30, 35, 40 मीटर में ब्रेक लग जाएगा, तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी और उस तक हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मान के चलिए वो उसने भी स्लो कर दी, आपने भी स्लो कर दी, तो आपने लगा भी रहे थे तो भी उसमें बचत हो जाती। तो यही है, तो मैं श्रोताओं से यही कहूंगा कि जहां सड़क दुर्घटना, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि हमने सर ये देखा हुआ, जब लोग की सड़क, मान के चलिए किसी के पति का एक्सीडेंट हो गया और वो दिव्यांग हो गया, तो भी सर तलाक हो जाते हैं। और किसी महिला के साथ हो जाए तो पुरुष तो कर ही देता है, और जब पुरुष के साथ हो जाए तो महिलाएं, क्योंकि इसका कारण भी ऐसा है कि कौन आदमी जो अपना काम नहीं कर सकता, कौन आदमी एक दिव्यांग आदमी को अपने ऊपर रख लेगा? कोई नहीं रख।
आप इसको, हम ये नहीं कहते ना हम इसको इनकर, आप इन चीजों को आकलन करिए। फिर ये है कि जिसके घर में हो गया, जैसे जिसका जवान लड़का चला गया, उस बूढ़े आदमी का क्या होगा? जो उसका सहारा बनने वाला था वो उसके लिए खत्म हो गया, तो उसकी जिंदगी क्या? हम अपने भारतीय व्यवस्था को देखें तो क्या हम और आप सब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें बुढ़ापे में? क्योंकि हमारी वो इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि हम वो कर सके। तो बच्चे रखते हैं कि नहीं रखते? जब बच्चे जिसके साथ नहीं रहेगा उसका क्या होगा? अब आप सोचिए, यदि किसी के बेटे की डेथ हो गई और उसके पोते हैं पोतियां हैं, तो दादा उनको संभाल लेगा कैसा? नहीं होगा। आप भी देखिए तो उनकी पढ़ाई, शिक्षा की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तो वो एक आदमी की मौत नहीं हुई है, पूरे परिवार की मौत हो गई। और जब हमारा पूरा परिवार विकलांग होगा, समाज विकलांग होगा, तो देश विकलांग। अब आपको इसी से कितना है विकलांगता का? आज के टाइम में जो विकलांगता है हमारे देश में, लगभग 2% लोग दिव्यांग हैं। 2%? हाँ, किसी भी कारण से। तो यदि आप इसको देखें तो लगभग 3 करोड़ आदमी दिव्यांग हैं अपने देश में। इसी को यदि ऑर्थोपेडिक विकलांगता को देखें, चलने फिरने की विकलांगता को देखें, तो इसमें 20% है। ओहो। तो 20% का द्वितीय 6, मतलब 60 लाख लोग जो हैं हमारे देश में लंगड़े लूले रह रहे हैं। अब लंगड़े लूले होते किस कारण से, हम ये भी आपको बता देते हैं। आप कारण था पहले पोलियो, फिर था सीपी, और फिर थी कुछ डेवलपमेंटल, बच्चों को आनुवांशिक प्रॉब्लम हो जाती थी, वो थी। अब आपको ये कि पोलियो के मरीज, नए मरीज तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2011 से हमारे देश में पोलियो है वो जीरो। अब तो पोलियो के नए मरीज तो नहीं, सिर्फ पुराने मरीज। सीपी होती है ब्रेन की पैरालिसिस होती है, बहुत से श्रोता इस बात को नहीं समझते होती। दैट्स राइट, सेरेब्रल पैल्सी। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो ब्रेन का डैमेज हो जाता है, इसलिए पैरालिसिस हो जाती है। आज देश में मैं ऑर्थोपेडिक में ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं पोलियो के मरीजों का भी काम करता हूं, सीपी के भी करता हूं, ग्राइपोसिस के करता हूं, माइलोमेनिंगोसील के करता, हर तरह की विकलांगता हमने लगभग 5000 से ज्यादा इन लोगों में ऑपरेशन किए हुए हैं। तो अब वो भी विकलांगता तो नहीं बढ़ रही है। अब जो बढ़ रही है अपने देश में विकलांगता बढ़ रही है, वो सड़क दुर्घटनाओं के कारण बढ़ रही है। और सड़क दुर्घटनाएं आज के देश में, हमारे यहाँ से मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये कह रहा कि 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं हर साल से, 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और 1.5 लाख लोग ही कुछ न कुछ ढंग से विकलांग या दिव्यांग हो जाते हैं, जो कि जीवन भर रहते हैं। और ये जो है विकलांगता का मुख्य कारण है, जिससे कि हम बच सकते हैं। देखिए, पोलियो के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया। कई बार जो प्राकृतिक परेशानियां, आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, वो हमारे बस की बात नहीं होती, लेकिन ये तो हमारे बस की बात है। क्या हम यातायात के नियम को अपने कंट्रोल में नहीं? तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि सड़क दुर्घटनाएं सर दुर्घटनाएं नहीं है, सड़क दुर्घटनाएं आत्महत्या है। वो कैसे है आत्महत्या? जब हम 5वीं मंजिल से नीचे गिरेंगे, यदि हम 5वें माले से ऊपर छलांग लगाएं, तो क्या हमें पता नहीं कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे? बिल्कुल। तो आप इसको कैसे कहेंगे कि दुर्घटना है या आत्महत्या है? आत्महत्या मान लीजिए। तो अब सड़क दुर्घटनाओं पे मुझे पता है, या जो भी चला रहे उनको, ये ड्राइवर्स को, चालकों के पता है कि सर में दुर्घटनाएं होती हैं, संभावना है सड़क पे चलेंगे, और हम हेलमेट नहीं पहने तो हमारे सर में चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। जो चीज हम जानते हैं तो वो दुर्घटना कहाँ? ये तो आत्महत्या है। मतलब कि हम खुद जानते हुए भी कोई काम करते हैं तो ये आत्महत्या है। तो इस तरह के लोगों का जो है, और आप दूसरी चीज देखें कि इसका कारण क्या है। कारण इसका बड़ा साधारण है, यातायात के नियमों को पालना सीखना और मानना व्यावहारिक समस्या। जैसे कि आप बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जुआ खेलते हैं, क्या है? व्यवहारिक समस्याएं हैं ना सर। यदि हम अपने व्यवहार में बदलाव ला दें तो क्या हम ये करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको हम व्यवहारिक समस्या मानते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में ये चीज ला दें कि हमें यातायात के नियमों को मानना, पहले सीखना है, फिर हमें मानना है, तो हम इनको कम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे काउंसलिंग होती है, मैं कहता हूं सर, आपके नशा मुक्ति के बहुत से केंद्र हैं जिन पे आपको करते हैं। बीमार जब सर का आदमी को या पागलपन का होता तो उसके लिए काउंसलिंग होती है। बच्चा हमारा पढ़ता नहीं तो हम किसी से काउंसलिंग करवाते हैं। तो क्या जब हम उनमें काउंसलिंग करवा सकते हैं तो क्या हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे विश्वविद्यालयों में इस तरह की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए कि हम सर ये जो इस तरह के जो व्याख्यान हैं,
काउंसलिंग के तौर पे इनमें कॉलेजों में, स्कूलों में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हम हर जगह इस तरह का व्याख्यान देते हैं, एक ये मान के कि ये काउंसलिंग है। और मैं कहता हूं यदि मैं 30 तारीख को गुजरात यूनिवर्सिटी में इसी के ऊपर एक अपना व्याख्यान दूंगा लेक्चर में, जो कि वहां की वाइस चांसलर के उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं चूंकि यहाँ गुजरात आया हुआ था तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हमारे लिए अवसर होगा कि मैं अपने अनुभव को इन लोगों से बांटूं, और इसका हमारा पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन होता है, ऑडियो विजुअल होता है, और ये हम घटनाओं को लोगों को दिखाएं, क्योंकि उसको मेरा मानना है सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग। जब आप देख लेंगे, यदि हमने भुज के बारे में बहुत सुन रखा था, पता नहीं कैसा, पहले मेरे दिमाग में भुज के बारे में बताएं तो मैं समझता छोटा सा कोई गांव या कस्बा होगा बस, लेकिन जब मैं आया तब मुझे पता चला कि भुज बहुत बड़ी जगह है, बहुत विकसित जगह है, और अब तो इतनी अच्छी जगह है, और आज आप देखिए पर्यटन के तौर पे कितनी अच्छी जगह है। मैं तो आ ही गया हूं, हो सकता मौका मिला तो फिर भी आऊंगा, और हम अपने यार दोस्तों को बताएं कि यहाँ देखें तो करें। तो मैं तो इसको इस तरह से मानता हूं कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए, और जब कहीं भी आजकल हम भी अपनी कार से आए हुए हैं, तो मेरा मानना है कि जब हम लोग सड़कों पर चलें, यातायात के नियमों को सीखें और मानें, और मेरा सरकार से भी यही अनुरोध है कि इनको सिखवाएं। ड्राइविंग स्कूल को आपके माध्यम से मैं सबसे कहूंगा, सभी नीति निर्माताओं से कहूंगा, यदि हम स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते, तो हमें ड्राइविंग स्कूल भी बनाने चाहिए, और ड्राइविंग स्कूल की भी शिक्षा एक मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले बताया कि बिना वाहन पर चलाए हुए या बिना वाहन पर बैठे हुए हमारा कोई भी काम आज नहीं हो सकता, ना हमारा शिक्षा, ना मेरा व्यापार, ना हमारा कोई कारोबार, ना हमारा कोई काम। यदि हम मनोरंजन भी करने जा रहे हैं, यदि हम पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं, तो क्या बिना गाड़ी के हमारा पर्यटन हो सकता है? तो इसकी महत्व समझें, और सभी नीति निर्माता और इस बारे में ध्यान दें, और जो श्रोता सुन रहे हैं और इसके माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, तो इसको हमें कम करना चाहिए, क्योंकि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं। डॉक्टर BKS संजय, जब किसी भी विभूति से हम मिलते हैं, पद्मश्री आपके आगे लगा हुआ है, तो सोचते हैं कि सरकार ने क्यों दिया होगा इस साधारण से दिखने वाले आदमी को। लेकिन जब हम आपको सुनते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में जिस विद्वता से आपने पूरी समस्या और उसका समाधान बताया, मैं तहे दिल से हमारे श्रोताओं की ओर से और आकाशवाणी भुज परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। आप यहाँ आए और सड़क यातायात के नियमों, सड़क दुर्घटना के बारे में बहुत विस्तार से हमसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी सभी श्रोताओं को नमस्कार करूंगा, और आकाशवाणी भुज के सभी कर्मचारियों के लिए, सहयोगों के लिए कि जो आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रोड सेफ्टी, जिसमें आज ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जन पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय से भेंट करता थे श्री जयेश रावल। प्रसारण आकाशवाणी के भुज केंद्र से किया गया।